सर इसी को मैं इस बात पे लीड करता हूँ कि हमारे जो नेबर्स हैं उनके साथ हमारे को एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने में इतनी डिफ़िकल्टी क्यों आ रही है? जबकि हमारे प्रधानमंत्री ने पहली शपथ ली थी, तो अपनी जो नेबर फर्स्ट पॉलिसी थी, उसकी एक बड़ी झलक थी वहाँ पे, वहाँ आस-पास के हमारे पड़ोसी देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष आए थे। उसको अब इतना डिफ़िकल्ट क्यों हो गया है उनके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना? भैया ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, मेरे मन का सवाल पूछा है। मैंने लेख भी लिखे हैं इसके ऊपर, और मैं उन थोड़े लोगों में हूँ जो उसका मूल्यांकन आलोचनात्मक ढंग से करता है, जी। जो अप्रूवल के ढंग से नहीं करता है कि सरकार की पॉलिसी है तो सरकार ठीक है। हमेशा से नेबरहुड हमारे लिए एक अहम बात रही है, हमेशा से। नेहरू के वक़्त से अंदाज़ अलग था उसका, मिसेस गांधी के वक़्त से पाकिस्तान को तोड़ा उन्होंने। नेबरहुड है ना कि इसको अलग करो, ये साला हमको परेशान कर रहा है, हुआ ना ये। लेकिन अब जो नेबरहुड फर्स्ट का फ्रेज आया जो हमारे सामने, पहली बात तो मोदी जी ने चुनाव के कैंपेन के वक़्त में ही उनको ये समझा दिया गया था कि आप इसके ऊपर जोर दीजिए। ओके। दो बातों पे जोर दीजिए, एक नेबरहुड और एक अमेरिका। अमेरिका से तो दोस्ती चल रही थी, उसको बढ़ाइए। अमेरिका से जो आज हम नज़दीकी देख रहे हैं वो बेसिक कंट्रीब्यूशन है मनमोहन सिंह का। ओके। 2005 में प्रणब मुखर्जी जो बाद में मोदी जी के साथ लग गए, उन्होंने डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया था अमेरिका से एज ए डिफेंस मिनिस्टर। ग्रेट। 2005 में 2008 में अमेरिका ने हमको न्यूक्लियर पावर मान लिया, जबकि अटल जी के वक़्त में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का क्रेडिट अटल जी को जाना चाहिए और जाता है, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने सैंक्शन लगाई और जसवंत सिंह से बातचीत करी बहुत सारी कि आप इसको बंद कीजिए, इसको ये कीजिए, वो कीजिए, वॉट एवर एल्स इट इज। तो 2008 में और सारी जो टेक्नोलॉजी कोऑपरेशंस हैं, मिलिट्री में कोऑपरेशंस हैं, वो सब के सब आधारभूत ढंग से मनमोहन सिंह के वक्त शुरू किए हुए हैं। तो इनको ये सलाह दी गई, नटवर सिंह जी मिले उनसे, रजकोत्रा जी मिले उनसे, सब ने ये कहा, नटवर सिंह जी ने बताया था मेरे को ये बात, हाँ, कि आप इस पे चलिए। तो इन्होंने उसको आगे बढ़ाया अमेरिका के साथ रास्ते को। और नेबरहुड के लिए इन्होंने कहा कि जो मनमोहन सिंह जी की एक गड़बड़ थी, वो एक तो बोलते नहीं थे। मैंने कहा ना, कुछ लोग कहते मैंने ये किया, वो तो बोलते ही नहीं कि मैंने क्या किया, जो कह दिया वो सुन लिया। मरते वक्त उन्होंने ये कहा, आई होप दैट हिस्ट्री विल जज मी करेक्टली। अलग किस्म का व्यक्तित्व है उनका, ठीक है, लेकिन वो मिलने नहीं जाते थे, वो जफियां नहीं पाते थे। तो वो सालों तक नेबरहुड की विजिट्स वगैरह नहीं हुई थी। ओके। तो नेबर के लोग ये समझते थे कि यार हमको कोई घास ही नहीं डाल रहा। अब नेपाल में माओवादियों का जो आंदोलन था, उसको सुल्ताने में मनमोहन सिंह के वक्त में बात हुई और अटल बिहारी जी के वक्त में बात हुई, ठीक है, लेकिन वो नहीं गए। जब नई सरकार नेपाल में आई तो वो नहीं गए वहाँ पर, श्रीलंका में नहीं गए। तो फर्क था दोनों में। तो इन्होंने ये कहा कि मैं अलग से नीति चलाऊंगा जो मेरे पुराने लोगों की नहीं है, इसलिए नेबरहुड फर्स्ट पे मेरे व्यक्तित्व की छाप होनी चाहिए। ओके। तो वो छाप हुई। दूसरा ये हुआ जो मेरे ख्याल से बाद में सोचा गया, जब पॉलिसी अनाउंस हुई तो नहीं सोचा गया, और इसीलिए फैनफेयर के साथ में पॉलिसी शुरू हुई। और फैनफेयर ये था कि सबको बुलाओ, एक साथ सबको बुलाओ। सबको बुला के क्या किया आपने, इसका अध्ययन नहीं हुआ है अभी तक। जब नवाज शरीफ आए तो उनसे कहा कि आपके दौरे के वक्त दौरान में आप कश्मीर का नाम नहीं लेंगे। ओके। उन्होंने नहीं लिया। नतीजा वो वापस गए पाकिस्तान में तो उनकी फजीयत हुई। हाँ। लोगों ने कहा कि कश्मीर के लिए कुछ नहीं बोल के आया, और यही मौका मिला कि वहाँ के आर्मी चीफ ने उनको हटवा दिया। बाद में हट गए ना वो वहाँ से लोग। श्रीलंका वाले आए, उनको कहा कि हम
13th अमेंडमेंट जो है, मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ, वो तमिल वाले प्रश्न के ऊपर, आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। 1 to 1 जो बात हुई सबकी, सुशील कोइराला नेपाल वाले थे, उनसे कहा गया कि आप तराई को कॉन्स्टिट्यूशन में डालिए। तो ऐसे मुद्दे उठाए जो इन लोगों को बहुत प्रिय नहीं थे। ओके ओके, ग्रेट। तो मैं समझता हूँ शुरुआत में इस सब जश्न के पीछे भारत की अपनी छाप को असर्ट करने की प्रवृत्ति थी, और वो ज़्यादा दिन चली नहीं। 2014 में नेपाल ये नेबरहुड पॉलिसी शुरू हुई, 2014 में ही हमने पाकिस्तानियों से बात करना बंद कर दिया। जो सार्क की समिट हुई थी काठमांडू में 2014 के आखिर में, उसमें आप देखिए पुरानी क्लिप्स, नवाज शरीफ और मोदी जी ने तो एक दूसरे की तरफ देखा भी नहीं, हाथ भी नहीं मिलाए। नेबरहुड की शुरुआत हुई वहां से। 2015 में हमने नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं माना। 2015 में ही हमने नेपाल के ऊपर ब्लॉकेट लगा दिया इकोनॉमिक का। 2015 में हमने मदद की और या हमारा समर्थन रहा, राजापक्षे की सरकार बदल गई श्रीलंका में। तो ग्राउंड पे तो ये एक चल रहा था, एक ग्राउंड पे। दूसरे ग्राउंड पे ये भी चल रहा था कि हम नेबरहुड फर्स्ट है, हम आपको मदद देंगे। आपके यहाँ नेपाल में भूकंप हुआ तो हम सबसे पहले पहुंच गए। तो दोनों एस्पेक्ट हैं उसके, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है, जो व्यवस्था का चरित्र है जैसा दिखा हुआ है। क्योंकि नेगेटिव एस्पेक्ट में क्या है मैं बताऊं आपको, 2-3 एग्जांपल देता हूं। एक तो दो तो मैंने दिए, नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन और पाकिस्तान से बातचीत बंद करना। सार्क को डाल दिया हमने ठंडे बस्ते में, नहीं आएंगे हम, जब तक पाकिस्तान सबमिट करेगा तो हम नहीं आएंगे। अरे भाई, पाकिस्तान की बारी है, करने दीजिए ना सबमिट, क्या प्रॉब्लम होगा उसका? नहीं है, हमने बिम्स्टेक शुरू कर दिया, नया शुरू कर दिया, व्हाटएवर एल्स इट इज। श्रीलंका के 2 राष्ट्रपतियों ने ये कहा कि भारत हमारी जान पे हमला करवाया है। अच्छा, दे ब्लेम्ड रॉ फॉर दैट, राजापक्षे ने भी, और उनके बाद जो सिरिसेना आए, मैत्रीपाल सिरिसेना, तो उन्होंने भी, दोनों ने ये कहा। बांग्लादेश और मालदीव्स में सरकारें नहीं बोली, लेकिन वहां का ओपोजिशन ने 2 मूवमेंट चलाए, क्विट इंडिया, इंडिया आउट। बांग्लादेश में हसीना ने हमारी दोस्ती की, लेकिन हसीना ने भी खड़ी होकर, आपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का सवाल किया था ना, जब सीए बनाया हमने, तो हसीना ने दुबई में बैठ के ये संदेश दिया कि इसकी क्या जरूरत थी। सीए बना के आपने वो कहा और कि सभी रिफ्यूजीज को हम एक्सेप्ट करेंगे एक्सेप्ट मुस्लिम्स। हाँ, वो तो फिर डायरेक्ट वो है ना, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है ना। आपको हिंदू वोट कंसोलिडेट करना है। इसी सबसे अच्छा तरीका। म्यूनिसिपल इलेक्शन में जो पार्षद खड़ा होता है, उसको कोई सवाल करो ऐसा रिलीजन के मामले में, तो उसको कहता है तुम मुसलमान हो, पाकिस्तान चले जाओ। तो विदेश नीति पे जो आपने कहा ना, ओवरटेक नहीं, स्पिल ओवर है उसका। हमारी घरेलू नीति फैल कर जा रही है हमारे पड़ोसियों में। ओके। और फैल के जाएगी। और उसके अलावा जहां दूसरे देश में हम गए हैं, भारतीयों को इकट्ठा किया। भारतीयों को इकट्ठा करके मोदी जी ने भी, दूसरे नेता जाते हैं वो भी कहते क्या है उनको, कांग्रेस बड़ी खराब है। तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ना है ये। मेरे से पहले किसी ने कुछ नहीं किया, तो हमने ये कर दिया, हमने इतने लोगों को चूल्हे दे दिए। ये सब हम विदेश में भारतीय मूल के लोगों से बात करते हैं, उनको क्या मतलब है किसको कितने चूल्हे दिए आपने यहाँ। लेकिन हम करते हैं, हम बताते हैं कि हमारा घर में ये काम है। तो इस तरह से स्पिल ओवर हुआ है उसका, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का स्पिल ओवर हुआ है, वो लार्जली बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक कंसिडरेशंस।
मोदी जी लाहौर गए थे एक बार बाद में ये बताने के लिए, बेटे की शादी में नवाज के, जो पुरानी परंपरा है। अटल जी को देखे ना, अटल जी भी बस लेके गए, कारगिल हुआ उसके बाद भी जनरल मुशर्रफ को बुलाया। तो ये ट्रेडिशन है हमारी पॉलिसी में, ये है कि अगला आदमी, नेहरू ने एक सेंटेंस कहा था कहीं, बहुत अच्छा सेंटेंस, उसने कहा व्हेन योर एनिमी स्ट्रेचेस हैंड्स टू यू, यू क्लैंप इट, पकड़ लो उस हाथ को। अगर उसका इरादा अच्छा है तो बात आगे बढ़ेगी, अच्छा ही होगा। अगर उसका इरादा अच्छा भी नहीं है तो आपने उसके दो हाथों में से एक को तो थाम लिया ना, तो आपका झगड़ा कम करेगा वो। सच ए ब्यूटीफुल सेंटेंस said by Nehru, which many others have acclaimed. लेकिन नेहरू तो फजीयत है हमारे यहाँ। सर आप बहुत नाराज हो सरकार से, आई थिंक। हाँ, आप बहुत नाराज हो सरकार से, आई थिंक। अब यही कहा ना, यही डर था मेरे को। मैंने कहा कि आप मूल्यांकन करो तो दोनों पहलू, मैंने ये भी कहा ना कि हम, इन्होंने मिलना शुरू किया सबसे, हम भूकंप आता है तो चले जाते हैं, आर्थिक संकट श्रीलंका में है तो हम पैसा देते हैं, मालदीव्स में पानी की जरूरत है तो हम पहुंचाते हैं। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है ना भैया, वो भी हुआ है। ठीक बात है। प्रॉब्लम ये है आप जो टीवी चैनल है उसकी तरह बात कर रहे हो। नहीं, नॉट कि नेगेटिव बताते हुए हम सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो नीति का मूल्यांकन आप मुझे एक विद्यार्थी की तरह से पूछ रहे हैं, तो मैं तो विदेश नीति के विद्यार्थी की तरह ही बात करूंगा ना। हाँ जी बिल्कुल। मैं तो सरकारी एम्बेसडर तो नहीं हूँ अभी, नेचुरली।